इस मूवी में हम फ्रैंक नाम के एक शख्स को देखते हैं जिसे कुछ लोग पकड़कर एक ऐसे चेम्बर में डाल देते हैं जिससे निकलना नामुमकिन है, क्योंकि इस चेम्बर में किसी भी आदमी को उसकी यादों में कैद किया जा सकता है। जहां से फ्रैंक निकलने की काफी कोशिश भी करता है पर हर बार वो नाकामयाब हो जाता है। इसी चेम्बर में हम एक वॉइस असिस्टेंट एआई नेम हॉवर्ड को भी देखते हैं जो उससे बातें करने के साथ साथ उसके खाने पीने का भी ध्यान रखता है। पर क्या फ्रैंक कभी इस चेम्बर से बाहर निकल भी पाएगा या नहीं, या फिर हमेशा के लिए इसी में फंसा रह जाएगा। साथ ही क्या हॉवर्ड फ्रैंक की यहाँ से निकलने में कुछ मदद भी करेगा। पर सबसे बड़ी बात कि फ्रैंक को आखिर किन लोगों ने और क्यों पकड़ रखा है, इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। फिल्म की शुरुआत में हम फ्रैंक को देखते हैं जो किसी दीवार पर टंगी एक तस्वीर को देख रहा होता है जिसमें पेड़ वगैरह बने हुए थे, लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग पीछे से आकर उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद फ्रैंक की आंखें एक चेम्बर में खुलती है जो एक तरह का जेल होता है। वो यहाँ उठते ही अपने सामने एक अजीब सी पंखे जैसी घूमने वाली चीज देखता है जिसे हम अब स्पिनिंग डिवाइस कहेंगे। यहाँ फ्रैंक को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस जगह पर है जो हर तरफ से पूरी तरह बंद होती है और वहाँ एक कुर्सी के अलावा और कुछ भी नहीं होता। साथ ही अब इसी बीच अचानक से उस चेम्बर के छत से एक कैमरा बाहर निकलता है जिससे आवाज आ रही होती है, जो आवाज फ्रैंक से उसकी हालत के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे अपना नाम हॉवर्ड बताता है। दरअसल वो एक कैमरा है और इसके अंदर से आ रही आवाज कोई इंसान नहीं बल्कि एक वॉइस असिस्टेंट एआई रोबोट की है, जिसे कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि उसे बस किसी तरह से फ्रैंक को जिंदा रखना है। हालांकि अब तक फ्रैंक को यह लग रहा था कि हॉवर्ड असल में कोई इंसान है जो उसकी बातों का जवाब दे रहा है, इसलिए वो हॉवर्ड से सवाल करता है कि आखिर वो कौन है, जिस पर हॉवर्ड जवाब देता है कि वो उसका एलएसओ यानी कि लाइफ सपोर्टिंग ऑफिसर है। जिसके बाद वो आगे बताता है कि ये जगह आईएसएन की है। दरअसल आईएसएन एक भ्रष्ट सरकारी ग्रुप है जिसका इस वक्त पूरे देश पर राज है। यहाँ फ्रैंक सवाल करता है कि उसे आईएसएन ने आखिर क्यों पकड़ कर रखा है, उसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। जिस पर हॉवर्ड बताता है कि असल में उसे यहाँ एक प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया को पूरा करने तक रखा गया है। साथ ही उसके पूछने पर हॉवर्ड ये भी शेयर करता है कि वो अपने वकील या किसी को कॉल भी नहीं कर सकता, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे प्रोसेस के समाप्त होने तक यहीं रहना होगा। जिस दौरान हॉवर्ड यहाँ से बाहर निकलने के अलावा उसकी हर मदद करेगा, जो सब जानकर फ्रैंक पूरी तरह से हताश हो जाता है। पर फिर अचानक से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें फ्रैंक अपने घर में सोकर उठता है और फिर वो घड़ी में समय देखता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होकर वापस चेम्बर की तरफ मुड़ जाती है जिसमें फ्रैंक कैद था और उसे बैठा देख हॉवर्ड अब उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो फ्रैंक से पानी, जूस या कॉफी के लिए पूछता है। फिर वो ये भी कहता है कि अगर वो चाहे तो अपने पसंद का कोई भी म्यूजिक सुन सकता है, साथ ही अगर वो चाहे तो टहलने के लिए भी जा सकता है। पर ये बात सुनकर फ्रैंक को लगता है कि वो टहलने के बहाने इस पूरी जगह को समझने की कोशिश करेगा कि आखिर वो कहाँ पर है, लेकिन उसकी उम्मीदों पे हॉवर्ड पानी फेर देता है क्योंकि वहीं चेम्बर में फ्रैंक के लिए एक ट्रेडमिल बाहर आ जाती है। फिर फ्रैंक के फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि वो अपने घर में होता है और एक लॉकर में कोड डालकर उसे अनलॉक करता है। जो कोड डालते ही उसमें से एक फ्लैश ड्राइव निकलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर इसके बाद वो अपने पालतू कुत्ते को खाना देकर बाहर चला जाता है, जिस चीज के बारे में याद करके वो हॉवर्ड से कहता है कि वो असल में अपने पालतू कुत्ते को घर में बंद कर रहा है जो बेचारा भूख प्यास के कारण मर जाएगा, इसलिए वो किसी को भी संपर्क करके उसे बचा ले। और इस पर हॉवर्ड उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके प्रोग्राम में नहीं है। अब अगले दिन हॉवर्ड चेम्बर में एक जगह कुछ गीला देखकर फ्रैंक से सवाल करता है कि आखिर ये क्या है। इस पर फ्रैंक उससे कहता है कि उसे टॉयलेट आई है इसलिए उसने यहीं पर कर दी, जिस पर अब फ्रैंक उसे बताता है कि आगे से जब भी उसको टॉयलेट जाना हो तो वो उसे बता दे। जिसकी अब इतना कहते ही एक तरफ की दीवार खुलती है और फ्रैंक के सामने एक वॉशरूम आ जाता है, जिसके अंदर जैसे ही फ्रैंक जाता है वैसे ही उसका दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। पर अब बाहर से फ्रैंक को कुछ आवाज आती है, जिसके बाद जब वॉशरूम का दरवाजा खुलता है तो वो देखता है कि चेम्बर अब पहले की तरह बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। यहाँ नहीं कि इतनी जल्दी कोई रोबोट मशीन ही ऐसा कर सकती है, जिसका अंदाजा फ्रैंक को भी हो जाता है। हालांकि इसके बाद हमें फिर से फ्रैंक की दूसरी याद दिखाई जाती है जिसमें वो एक कॉफी शॉप में जाकर वहाँ पर एक कॉफी का ऑर्डर देता है और फिर सीन वापस चेम्बर में आ जाती है जहाँ पर फ्रैंक को बहुत ही गंदा सा सूप पीना पड़ रहा था। पर हॉवर्ड का मानना था कि ये उसकी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इस पर अब फ्रैंक हॉवर्ड से सवाल करता है कि क्या उसने कभी ये सूप चखा है। इसके जवाब में हॉवर्ड कहता है कि ये जानकारी उसके प्रोग्राम में नहीं है। जो बात सुनकर फ्रैंक को उस पर
पर शक हो जाता है, इसलिए वो एक सवाल उससे कई बार पूछता है जिसका हर बार हॉवर्ड एक ही जवाब देता है, जिससे फ्रैंक ये जानकर और भी ज्यादा उदास हो जाता है कि अब तक वो एक रोबोट प्रोग्राम से बात कर रहा था। अब इसके बाद हम फ्रैंक को फिर से उसकी यादों में देखते हैं, जहाँ कॉफी शॉप में जिस लड़की को उसने कॉफी का ऑर्डर दिया था वो फ्रैंक का नाम का अनुमान लगाकर बताने की कोशिश कर रही होती है, हालांकि उसका खुद का नाम गैबी होता है। फिर फ्रैंक गैबी को नजरअंदाज करके वही फोटो देखने लग जाता है जिसे हमने उसे मूवी की शुरुआत में देखते हुए देखा था। यहाँ गैबी फ्रैंक से बताते कि ये तस्वीर उसी ने खींची है, और फिर वो फ्रैंक का हाथ पकड़कर चौथी बार अंदाजा लगाकर उसका सही नाम बता देती है, जिस पर वो काफी हैरान होता है। पर तभी शुरुआत के सीन की तरह कुछ लोग आकर उसे मार देते। फिर इसके अगले सीन में हम फ्रैंक को फिर से उसकी याद में देखते, जहाँ इस बार गैबी पहली बार में उसका सही नाम बता देती है और बाकी सारी चीजें भी उसी तरह होती है, यानी कि फिर से उसे कुछ लोग पीछे से आकर मार देते। लेकिन इस बार उस चीज का दर्द फ्रैंक को चेम्बर में भी महसूस होता है, जो देखकर हम समझ पाते कि इस चेम्बर में जो स्पिनिंग डिवाइस लगी हुई है उसकी वजह से इसमें बंद इंसान अपनी एक याद को बार बार कई तरह से जी सकता है, यानी कि हर बार फ्रैंक एक ही तरह की याद को अलग अलग तरह से महसूस कर सकता है, जो हमें मूवी में आगे और अच्छी तरह से समझ आएगा। अब फ्रैंक अपनी याद से बाहर आने के बाद हॉवर्ड से इसी स्पिनिंग डिवाइस के बारे में सवाल करता है, जिस पर वो जवाब देता है कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हॉवर्ड और फ्रैंक से यहाँ बताता है कि उसे फ्रैंक के बारे में जानकारी पास करने में दिक्कत हो रही है, मतलब कि उसके इस प्रोग्राम में कोई एरर आ गई है, इसलिए किसी तरह से फ्रैंक को उसकी मदद करनी होगी ताकि कोई आकर हॉवर्ड के प्रोग्राम को दुरुस्त कर सके। यहाँ हॉवर्ड फ्रैंक से कहता है कि अगर फ्रैंक यहाँ मौजूद किसी भी चीज को तोड़ दे या खराब कर दे तो फिर शायद सुपरवाइजर तक ये खबर पहुंचे और वो उस चीज के साथ हॉवर्ड के साथ एरर को भी ठीक कर सके, जिस पर फ्रैंक कहता है कि अगर वो हॉवर्ड को ही तोड़ दे तो शायद उनका काम बन सकता है। इस पर हॉवर्ड खुद बताता है कि उसके प्रोग्राम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने या तोड़ने की कोशिश करेगा तो अपने आप ही वो उस शख्स के खिलाफ कुछ कड़ा कदम उठा लेगा। जो बात जानकर फ्रैंक बातों ही बातों में हॉवर्ड से कॉफी देने के लिए कहता है, और अब जैसे ही हॉवर्ड का कैमरा कॉफी मशीन की तरफ मुड़ता है वैसे ही फ्रैंक उसे मारकर तोड़ देता है, जिसकी ऐसा करते ही हॉवर्ड वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम को चालू कर देता है और फिर चेम्बर में एक ऐसी गैस भरने लग जाती है जिसकी वजह से फ्रैंक वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे कई सारे इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। अब वो खुद को एक स्ट्रेचर पर पाता है, लेकिन इंजेक्शन की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाता है, जिस दौरान हम फ्रैंक की याद में उसकी उसी याद को देखते हैं जब वो अपने पिता को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गया था। और इसी के साथ दोबारा से फ्रैंक फिर अपनी उसी कॉफी शॉप वाली याद में चला जाता है जहां वो गैबी के साथ होता है, और इस बार भी गैबी हमेशा की तरह उसका नाम खुद ही अनुमान लगाने की कोशिश करती है, पर फ्रैंक उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, जिस पर गैबी को ये लगता है कि उसका दिन बहुत बुरा गया है, इसलिए वो उसे फ्री में कॉफी देने के लिए कहती है। जिस दौरान फ्रैंक ये देखता है कि इस बार उस पर कोई भी हमला करने नहीं आया, और वो जब इस बारे में सोच ही रहा होता है तो उसको काउंटर पर एक स्कैनिंग डिवाइस मिलती है, जिसे देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि ये डिवाइस आयसिन की है, जिसके जरिए कॉफी को ऑर्डर देने पर उसे स्कैन करते ही कुछ लोग उसे मारने के लिए आते हैं, इसलिए वो तुरंत गैबी से बिल के साथ कॉफी लाने के लिए कहता है, जो करते ही वो स्कैनर फ्रैंक को स्कैन करता है और फिर कुछ लोग आकर उसे उसी तरह से मार देते हैं, जिसके बाद उसकी आंखें वापस से चेम्बर में खुलती है जहाँ सब कुछ पहले जैसा हो गया था। फ्रैंक अब हॉवर्ड से उस डिवाइस के बारे में बताते हुए कहता है कि जब उसे उस डिवाइस ने स्कैन किया तो उसमें उसे एक आईडी नंबर नजर आया जो उसे याद तो नहीं है, लेकिन वो आईडी उसकी तो नहीं थी, यानी कि यहाँ फ्रैंक का कहना था कि आईएसएन ने किसी और की जगह उसे पकड़कर यहाँ कैद कर लिया है, लेकिन इस पर हॉवर्ड उसे कहता है कि इतनी बड़ी गलती आईएसएन का बनाया सिस्टम नहीं कर सकता, जिसकी इस बात पर फ्रैंक फिर से अपनी यादों में चला जाता है ताकि वो पता लगा पाए कि आखिर माजरा क्या है। हालांकि इस बार उसकी यादों में सब कुछ बदला हुआ था, क्योंकि वहाँ फ्रैंक के सामने काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, और तभी अचानक से फ्रैंक वापस से चेम्बर में जागता है जहाँ की लाइट अब जा चुकी थी और कुछ भी काम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि हॉवर्ड भी लाइट के बिना उसकी मदद नहीं कर सकता था, और अगर हॉवर्ड नहीं रहा तो फ्रैंक भी भूख या प्यास से मर जाएगा, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन उसी समय बगल के चेम्बर से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो फ्रैंक की तरह एक दूसरे कैदी की होती है, वो भी यहाँ काफी समय से बंद है, जो अपना नाम फ्लेचर बताता है,
जिसका कहना था कि ये लाइट इसलिए गई क्योंकि आईएसएन पर उसके खिलाफ लड़ने वाले दूसरे ग्रुप ने हमला कर दिया है और जल्दी वो लोग उन्हें भी छुड़ा लेंगे। फ्लेचर अब फ्रैंक से आगे ये भी शेयर करता है कि वो भी उसी ग्रुप का एक सिपाही है जिसे आईएसएन ने पकड़कर इस इंफिनिटी चेंबर में कैद कर दिया ताकि वो उसकी यादों के जरिए उससे जरूरी जानकारी निकाल सके। लेकिन हर बार उसने आईएसएन के इस प्रोग्राम को धोखा दे दिया। जिसके अलावा वो फ्रैंक को ये भी बताता है कि जैसे अगर उसके पिता बचपन में उसके लिए पैनकेक्स बनाया करते थे तो ये उसकी एक याद है, लेकिन अगर अपनी इस याद में फ्रैंक एक छोटा बदलाव यानी कि पैनकेक्स की जगह वॉफल्स को शामिल कर ले तो वो इस प्रोग्राम को आसानी से धोखा दे सकता है। और जब इसी तरह इन्हें एक दिन और बीत जाता है और इन्हें छुड़ाने के लिए कोई नहीं आता तो फ्लेचर की हिम्मत जवाब दे जाती है, इसलिए वो फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। जो देख फ्रैंक काफी तेज से चिल्लाने लग जाता है और अब उसकी ऐसा करते ही फिर से गैस के जरिए उसे बेहोश कर दिया जाता है। जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है सब कुछ पहले जैसा हो गया है और अब हॉवर्ड भी पूरी तरह से रिबूट हो चुका है क्योंकि वो फिर से फ्रैंक से उसका नाम पूछता है और वही सब कहता है जो उसने पहली बार फ्रैंक से कहा था। अब फ्रैंक फिर से अपनी यादों में जाता है जहाँ इस बार गैबी सीधे उसे उसके नाम से पुकारती है और फिर जब कोई और कॉफी ऑर्डर करता है तो फ्रैंक चिपकर नीचे बैठ जाता है ताकि वो डिवाइस उसे स्कैन ना कर सके। वो अब गैबी से बताता है कि ये सब असल में उसके दिमाग में या फिर उसकी यादों में हो रहा है और फिर वो उसे उस डिवाइस के बारे में बताता है। साथ ही इस बार सच में कोई भी फ्रैंक को मारने नहीं आता, जहां वो काफी देर तक कॉफी शॉप में ही रुकता है, पर फिर इसके कुछ देर बाद वो खुद को चेंबर में पाता है। और अब इसी तरह से फ्रैंक की कई सारी यादें हमें दिखाई जाती है जिसमें से किसी में वो गैबी के साथ कभी अपने घर पर तो कभी इसी चेंबर में होता है। यानी कि यहाँ पर फ्रैंक ने फ्लेचर के बताए अनुसार अपनी यादों से खेलना सीख लिया होता है, इसलिए वो फिर से कॉफी शॉप वाली याद में जाता है जहाँ इस बार वो गैबी के साथ मिलकर उसको मारने आए लोगों को काफी अच्छा मजा चखाता है। हालांकि जब इनमें से एक से फ्रैंक पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उन्हें किसने भेजा तो वो आदमी कुछ भी नहीं कहता, जिस पर फ्रैंक गैबी से कहता है कि वो उन्हें जाने दे। जिनके जाने के बाद गैबी फ्रैंक से सवाल करती है कि आखिर उसने उन्हें जाने क्यों दिया, जिस पर फ्रैंक उसे बताता है कि ये उसकी यादें है इसलिए वो जानता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता होगा। जिस पर अब गैबी उससे वादा करती कि अगर ये सच है तो वो दोनों साथ मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद हम साफ देख पाते कि फ्रैंक को अपनी इस याद में गैबी से प्यार हो गया था। फिलहाल वो जब चेंबर में वापस आता है तो वो देखता है कि हॉवर्ड समय समय पर करीब 12 सेकंड्स के लिए थोड़ा अजीब बर्ताव करने लग रहा था क्योंकि शायद उसकी पावर डाउन हो रही थी। इसलिए फ्रैंक अब अपनी यादों में गैबी से कहता है कि वो यहाँ से जल्दी निकलने वाला है, जिस पर अब गैबी कहती कि वो असली दुनिया में जाकर उसे जरूर ढूंढे, जिसका फ्रैंक उससे वादा करता है। और जब इस बार हॉवर्ड की पावर डाउन होती तो फ्रैंक जल्दी से उसको एक बैग से ढक देता है जिस कारण उस चेंबर में वही गैस बनने लग जाती है। पर इस बार फ्रैंक ने अपने मुंह को ढक लिया था इसलिए वो बेहोश नहीं होता। और जब दूसरा रोबोट दरवाजे से अंदर आता है तो फ्रैंक वहीं से बाहर भाग निकलता है, जिसकी बाहर सीढ़ियां चढ़कर वो एक डक के जरिए वहां से बाहर निकलता है जहां वो खुद को रेगिस्तान के बीचों बीच पाता है। और काफी दूर चलने के बाद उसे एक खाली गैस स्टेशन मिलती है जिसमें जाकर वो जब पानी पी रहा होता है तो उसे वहां भी दीवार पर वही तस्वीर दिखाई देती है जो कॉफी शॉप में थी, जिससे अब फ्रैंक समझ जाता है कि वो अब भी उसी चेंबर में ही है और ये सब उसके दिमाग में हो रहा है। वो अब अपने आप को वापस वहीं पाकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे अब वो फ्लेचर की तरह यहाँ से निकलने की सारी उम्मीदें खो चुका था क्योंकि अब शायद उस हमले की वजह से हॉवर्ड भी अब ठीक से काम नहीं कर रहा होता। यहाँ फ्रैंक उसे अपने बारे में बताता है कि असल में वो भी उसी ग्रुप के लिए काम कर रहा था जो आईएसएन को हटाना चाहते थे, इसलिए उसने आईएसएन के सारे सिस्टम्स को हैक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जो एक फ्लैश ड्राइव में, और क्योंकि आईएसएन को वो चाहिए तो इसलिए वो उसकी यादों के जरिए ये जानना चाहते हैं कि उसने वो ड्राइव कहाँ रखी है। जो बात बताने के बाद फ्रैंक हॉवर्ड के जरिए लटक कर अपनी जान देने की कोशिश करता है, पर इस दौरान एक रोबोट अंदर आकर लेजर बीम मारकर उसे बचा लेता है। और अब फिर से फ्रैंक मौका पाकर बाहर भागता है जहां इस बार वो एक बर्फीले इलाके में निकलता है। हालांकि यहाँ फ्रैंक को वही पेड़ और जगह दिखाई देती है जो उसने उस तस्वीर में देखी थी। हालांकि इस बार वो सच में बाहर आ चुका था
क्योंकि कुछ लोग वहाँ उसे बचाते हैं। और अब हमें न्यूज के जरिए पता चलता है कि फ्रैंक आयसन की इस फैसिलिटी में करीब 2 साल से फंसा हुआ था, जिसके बारे में आयसन के हटने के बाद किसी को भी पता नहीं था, और वही एक लौटा है जो इस जगह से जिंदा बाहर आया है। अब इसके बाद फ्रैंक उसी कॉफी शॉप में जाता है जहाँ उसे फिर से वही तस्वीर दिखती है, जिसके पीछे से वो वही फ्लैश ड्राइव बाहर निकालता है और फिर उसे वो कूड़े में फेंक देता है, क्योंकि आयसन को हराने का मकसद उसका पूरा हो चुका था। इसके बाद अब उसे वहाँ गैबी मिलती है जो फ्रैंक से अपना असली नाम मैडेलिन बताती है, और फिर हमेशा की तरह वो फ्रैंक के नाम का अनुमान लगाने लग जाती है। लेकिन यहाँ हम हॉवर्ड को भी देखते हैं जो वहाँ भी मौजूद होता है, यानी कि फ्रैंक सच में वहाँ से बाहर निकल पाया या नहीं। डीसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर बात करें मूवी की तो ये पूरी तरह से आखिर में साफ हो जाता है कि फ्रैंक असल में उसी चेंबर में अब भी कैद है, पर क्योंकि इस बार उसने जाने अनजाने में आयसन को फ्लैश ड्राइव के बारे में बता दिया था, तो इसलिए इस बार उसकी यादें खत्म नहीं होती, जिसमें अब वो शायद हमेशा कैद रहेगा। बाकी दूसरी थियरी ये है कि फ्रैंक शायद कोमा में है, जिसे आयसन ने ड्राइव की लोकेशन जानने के लिए सपोर्ट पर जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि हॉवर्ड भी खुद को फ्रैंक का लाइफ सपोर्ट ऑफिसर ही बताता है, क्योंकि इसी तरह से फ्रैंक ने भी अपने पिता को लाइफ सपोर्ट पर कुछ दिन के लिए जिंदा किया हुआ था। और जब उसे यह एहसास हुआ कि उसके पिता मरकर ही आजाद हो सकते, तो उसने उनका लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया। हो सकता है कि फ्रैंक के साथ भी यही हुआ हो। बाकी आप भी अपनी थियरीज हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।